आज हम पढ़ेंगे पहली बात तो आज तो हम पढ़ेंगे लास्ट जो फोर्थ पार्ट है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पर दोस्तों मैंने इससे पहले लेक्चरों में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग ये मैंने क्लियर कर दिया था दोस्तों, और ये पिछले लेक्चरों में हो गए थे। तो विद्यार्थियों मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैंने स्टार्ट कहाँ से की थी, कैसे आपका राजस्थान का भौतिक विभाग स्टार्ट किया था। तो पहले दोस्तों शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे राजस्थान जीके से। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं राजस्थान जीके अच्छी तरह से, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राजस्थान जीके से रिलेटेड नहीं छूटे विद्यार्थियों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इसमें से सारे लेक्चर सुने। एक या दो बार सुनेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव तो आपको श्योर है दोस्तों, आपका पीछे एक भी नहीं छूटेगा और सब्जेक्टिव का भी प्रिपरेशन कर हो जाएगा आपका, और आपको बुक एक नोट्स की तरह लगेगा। और आप आरएस का एग्ज़ाम में जो सब्जेक्टिव होता है दोस्तों, उसका भी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगा विद्यार्थियों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे लेक्चर देखें दोस्तों, सारे लेक्चर सुनेंगे एक या दो बार। आपको जब भी फ्री टाइम मिले, आपको मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ तो आपको बुक से ही पूरा नोट्स लगेगा दोस्तों, और बिल्कुल ही इजी तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो एक बार देखिए, दो बार देखिए। और देखिए दोस्तों बुक में कुछ मिस्टेक्स भी होते हैं तो उसको भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, और आपको भी कोई डाउट हो तो आप गूगल सर्च करके क्लियर कर सकते हैं। पर इसको सुनेंगे तो आपको वर्ड्स काफ़ी याद हो जाएंगे, क्या है राजस्थान का भूभाग कैसा है और किन किन पार्ट्स से बना है, उसमें क्या है अंदर, मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। और आई थिंक पीछे कुछ भी नहीं बच रहा है दोस्तों। तो मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ जो पिछले लेक्चरों में किया है। मैंने ये बताया था दोस्तों कि विश्व है ना, जो पहले प्राग ऐतिहासिक काल में, मतलब इयोसीन और प्लेस्टोसीन काल में, जिसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रिज काल भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये उस समय आपका जो पृथ्वी है वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड और टैथिस सागर ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में था। ये तीनों से ही मिलकर ही पूरा विश्व बना था। तो जो अपना राजस्थान है ना दोस्तों, वो राजस्थान गोंडवाना लैंड और टैथिस सागर का अवशेष माना जाता है, टैथिस सागर का अवशेष माना जाता है दोस्तों। तो ये जो आपका ये है ना उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये दोस्तों टैथिस सागर का अवशेष है, और पूर्वी मैदानी भाग भी टैथिस सागर का अवशेष है, पूर्वी मैदानी भाग। दोस्तों ये जो दोनों भाग है ना, ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और ये पूर्वी मैदानी भाग, ये दोनों टैथिस सागर का अवशेष माने जाते हैं दोस्तों। और अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये आपके गोंडवाना लैंड, अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड के, और ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है दोस्तों, ये आपका किसका माना जाता है, गोंडवाना लैंड का। तो दो गोंडवाना लैंड के हैं और दो टैथिस सागर के हैं अवशेष माने जाते हैं। और इन्हीं चार पार्टों को है ना अपन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। और ये आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हमने कर लिया था, जो थार का मरुस्थल कहलाता है। और एक ये जो क्षेत्र है दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश और ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इनका बीच का भाग ये बांगड़ कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बांगड़, ये मैंने बताया है, ये बीच में आता रहता है। ये क्षेत्र कौन सा है, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी थार का मरुस्थल, इनके बीच का जो स्थान है वो बांगड़ कहलाता है राजस्थान का। तो राजस्थान का मैप किस तरह से है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल विषम चतुर्भुज के समान है, विषम कोणीय। कैसा है दोस्तों, विषम कोणीय चतुर्भुज का आकार का है। आप ऐसे बनाओगे, इसका देखो आपको रफ में आइडिया ऐसे बना देना, आपका इस तरह से आपका बन जाएगा। ये विषम कोणीय
चतुर्भुज के आकार का है आपका राजस्थान, रफ में बनाना। तो आपका पहला तो ये थार मरुस्थल हो गया, इसके थार मरुस्थल है, यहाँ पे बीच में आपका बांगड़ क्षेत्र हो गया, ये आपका अरावली पर्वत, ये फिर पूर्वी मैदान, ये वाली जो पार्ट है पूर्वी मैदान, और लास्ट में ये यहाँ पे ये आ गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यहाँ पे दक्कन का पठार हो गया आपका, और ये आपका ये वाली जो पार्ट है ईस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये ईस्ट आती क्या बोलते ये आपका आती वेस्ट है, डब्लू वेस्ट है दोस्तों। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी हैं। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, आपको मैंने ये चीज़ें कवर करा रखी हैं। अब आगे अपन अब आज पढ़ेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दोस्तों आगे चलते हैं, ये सब सारे मैंने कवर कर रखे हैं, आप पिछले लेक्चरों में देख सकते हैं। तो राजस्थान के भौतिक विभाग व स्वरूप या भूआकृतिक प्रदेश, ये जो चार मैंने अभी आपको मैंने बताए, कौन से चार, ये है, ये अपन ने ये पढ़ लिया है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो थार मरुस्थल कहलाता है, जो तैथिस सागर का अवशेष है। पूर्वी मैदानी भाग ये भी तैथिस सागर का है, और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो हम पर ने ये पढ़ लिया था उत्तर पूर्वी थार मरुस्थल जैसे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये पढ़ लिया है दोस्तों। आगे अपन चलते हैं, ये सेम चीज़ें हैं ये। तो आगे आपका देखिए राजस्थान बांगड़ क्षेत्र या अर्ध शुष्क मैदान इसको बोलते हैं, जिसको मैंने बा भाग, वो किसका भाग है दोस्तों, मरुस्थलीय प्रदेश का, और बा भाग था ये देखिए, और ब भाग आ भाग तो है ना रेतीला शुष्क मैदान था जो पश्चिमी विशाल मरुस्थल था, और ब भाग बांगड़ क्षेत्र जो अर्ध शुष्क भाग राजस्थान का। ये किसका है, ये किसका दोनों पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट है माती थार मरुस्थल का, दो पार्ट है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो थार मरुस्थल का है। आगे अपन चलते हैं राजस्थान के प्रमुख पर्वत और ये पठार, ये मैंने बताया था इसका ब्रीफ कि पर्वत कहाँ कहाँ हैं और पठार कौन कौन से हैं। तो मैंने ये चीज़ ये बताई थी आपको कि 56 की पहाड़ियाँ नाकोड़ा पर्वत और मालानी पर्वत आपका बाड़मेर में है दोस्तों। 56 की पहाड़ियाँ नाकोड़ा पर्वत, मालानी पर्वत, सुंडा पर्वत, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में हैं आपका। इसी तरह से ये बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर में है, मालखेत की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ रघुनाथगढ़ और खंडेला की पहाड़ियाँ आपका सीकर में है। तो ये दोस्तों मैंने ये बता रखे हैं पहले। माउंट आबू आपका सिरोही में है, शेर सिरोही में, दिलवाड़ा पर्वत भी सिरोही में, अंचलगढ़ और उड़िया पठार ये सब कहाँ है दोस्तों, सिरोही में। जरगा पर्वत उदयपुर में, और लासड़िया पर्वत का पठार उदयपुर में है दोस्तों। भोरट का पठार उदयपुर व राजसमंद में, भोरट का पठार उदयपुर और राजसमंद, ये जो दोनों राजसमंद और उदयपुर एक पास में यहाँ पे भोरट का पठार है दोस्तों। तो ये चीज़ें मैंने कवर की थी, मैंने आती है। अभी मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश जिसमें 9% भाग आती, क्षेत्रफल का 9% भाग आता है अरावली, और जनसंख्या कितनी रहती है दोस्तों, 10% इसमें रहती है। ये चीज़ें मैंने पहले कवर की थी। आपको मैं बता दूं कि 61% क्षेत्रफल तो है ना आपका थार मरुस्थल है राजस्थान का आपका। उसके बाद है ना ये 23% दोस्तों, 23% भूभाग अरावली पर्वतीय प्रदेश है, और 39% पूर्वी मैदानी भाग, 39% पूर्वी मैदानी भाग। तो दोस्तों अब पीछे लास्ट में बचा हुआ है क्या बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अपन आगे चलते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये पढ़ रहे हैं अपन। पूर्वी मैदानी भाग भी अपन ने कर लिया था जो 23% है, और राज्य का करीब 39% जनसंख्या यहाँ रहती है दोस्तों, पूर्वी मैदानी भाग। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये राज्य का 7वां% है। देखिए मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि राज्य का कुल क्षेत्रफल का पूर्वी मैदानी भाग 23% है दोस्तों, ये मैंने बताया था आपका 23% है।
और पूर्वी मैदानी भाग, और ये आपका है राज्य का भू का 9%। तो 9% तो ये हो गया आपका 61% वो हो गया अभी मैंने बताया, और 23% ये आपका ये हो गया दोस्तों, और 61% आपका थार मरुस्थल। तो और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी बात है सर दोस्तों कि है ना, पूर्वी मैदानी भाग में 39% जनसंख्या रहती है। कितनी जनसंख्या रहती है? 39% जनसंख्या रहती है जो दोस्तों, तो 39% जनसंख्या रहती है। तो अब आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग आपके में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं दोस्तों? ये आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन से? जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, अलवर, ये आपके 10 जिले आते हैं। ठीक है, 10 जिले आते हैं पूर्वी मैदान में। तो पूर्वी मैदान में 10 जिले आते हैं जो मैंने आपको बताया था, और ये चीज़ें मैंने पढ़ाई है एक बार दोस्तों, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। अगर अपन आगे चलते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग आज पढ़ना है अपने को, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो इसमें है दोस्तों 7 जिले। कितने जिले हैं? 7 जिले, और वो है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा तथा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। तो ये दोस्तों जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, दक्षिणी और पूर्वी पठारी भाग है, ये कहलाते हैं 7 जिले, जहाँ यह मालवा के पठार का ही एक भाग है। मालवा का जो पठार है जो बिल्कुल भी साउथ में है, साउथ में है, ये मालवा का पठार का ही एक भाग है। चंबल नदी के सारे पूर्वी भाग में विस्तृत है, और इस क्षेत्र में राज्य का लगभग 7% भाग आता है। 11% जनसंख्या निवास करती है इसमें, 11% जनसंख्या। और इसे हड़ौती का पठार, लावा का पठार भी कहते हैं, क्योंकि हड़ौती क्षेत्र इधर ही आता है। कोटा, बूंदी, बारा ये सब हड़ौती क्षेत्र हैं, जिसे आगे जाकर मालवा के पठार में मिल जाता है। यहाँ वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर होता है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला भी क्षेत्र है ये। और मिट्टी काली उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसका निर्माण प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ था। और इसके अलावा लाल और कच्छारी मिट्टी भी पाई जाती है, लाल और कच्छारी मिट्टी भी पाई जाती है यहाँ दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में। और धरातल पथरीला और चट्टानी है। धरातल कैसा है दोस्तों? पथरीला और चट्टानी है। तो इसमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि यहाँ की मिट्टी काली और उपजाऊ होती है, कहाँ? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का। और क्या बोलते हैं, ये ज्वालामुखी चट्टानों से बना है ये काली मिट्टी का निर्माण। यहाँ लाल मिट्टी और कछारी मिट्टी भी पाई जाती है दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट है कि 7% है राज्य का, लगभग 7% क्षेत्र इसमें कवर होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 61% तो है ना थार मरुस्थल है आपका, क्या बोलते हैं 61% आपका थार मरुस्थल है। और बाकी जो 3 है उसमें 39% है, बाकी 3 39% है, जिसमें आपका 7% 23% तो क्षेत्रफल क्या हो गया? पूर्वी मैदान, जिसमें 23% कौन सा हो गया? पूर्वी मैदानी भाग। और 9% हो गए आपके पर्वतीय अरावली पर्वत, और 7% ये। तो टोटल कितने हो गए? 39 हो गए दोस्तों। 23 और 7 32 और 7 9। तो ये जो तीनों मिला के 39 है। और 61% तो आपका थार मरुस्थल ही है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सा लिया है? थार मरुस्थल। राजस्थान का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल थार मरुस्थल है, मरुस्थलीय प्रदेश है। 23 आपका पूर्वी मैदान है, ये वाली पूर्वी मैदान 23 है। और 9% आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश है, और 7% आपका पठारी प्रदेश है। तो 7% आपका क्षेत्रफल पठारी है, 9% आपका पर्वतीय है, और 23% आपका मैदान है, पूर्वी मैदान है। तो दोस्तों आप इन चीज़ों अनुमान लगा सकते हैं कि 61% इसमें तो सबसे कम आबादी किसमें है दोस्तों? 61% वाले में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आगे चलते हैं।
तो 11% जनसंख्या, 7% वाले भाग में 11% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ का काली उपजाऊ मिट्टी है। कैसी है मिट्टी दोस्तों? काली और उपजाऊ मिट्टी है, और ज्वालामुखी चट्टानों से जो बना है, और यहाँ पे लाल और कछारी मिट्टी भी पाई जाती है। और यहाँ देखिए मैं बताया था कि ये जो भाग है वो अति आर्द्र जलवायु का है। देखिए जो दोस्तों मरुस्थल है, मरुस्थल तो सूखा वाला है और अर्ध सूखा है। मरुस्थल वाला जो है, मरुस्थल ये थार मरुस्थल है। उसके बाद आता था पर्वतीय प्रदेश, वो उप आर्द्र जलवायु है। और फिर पूर्वी भूमि है जो वो आर्द्र है। और ये जो है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी वो अति आर्द्र है, मतलब हमेशा ज़्यादा नमी रहती है। सबसे नमी ज़्यादा कहाँ रहती है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में सबसे ज़्यादा नमी रहती है दोस्तों। तो अब यहाँ का फसलें, यहाँ की फसलें कौन कौन सी है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है? कपास, गन्ना, ये देखिए ये है कपास, गन्ना, अफीम, तंबाकू, चावल, धनिया, मेथी, संतरा अधिक मात्रा में होते हैं, क्योंकि यहाँ का जलवायु अति आर्द्र है। जलवायु कैसी है दोस्तों? अति आर्द्र। तो ये ना कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांरा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये अति आर्द्र क्षेत्र में आते हैं जो दोस्तों। ये कपास, गन्ना, अफीम, तंबाकू, चावल, धनिया, मेथी, संतरा, ये सब होते हैं। और वनस्पति दोस्तों यहाँ का कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं? लंबी घासें पाई जाती है, लंबी घासें हैं, झाड़ियाँ हैं, बांस है, खेर है, गूलर है, सालर है, धोंक है, ढांक है, सागवान है। तो सागवान भी यहाँ मिलता है दोस्तों। सालर, गूलर, खेर, बांस, झाड़ियाँ आदि। यह महत्वपूर्ण प्रदेश, यह संपूर्ण प्रदेश चंबल और सहायक काली सिंध, परवन और पार्वती नदियों द्वारा प्रवाहित है। तो देखिए दोस्तों ये जो सारा जो प्रदेश है, ये जो संपूर्ण प्रदेश मतलब दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है वो ये संपूर्ण प्रदेश चंबल और उसकी सहायक उसकी सहायक काली सिंध नदी, परवन नदी और पार्वती नदियों द्वारा प्रभावित होती है। मतलब यहाँ पे चंबल नदी बहती है। कहाँ पे? ये जो कोटा, बूंदी और ये है ना कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांरा, यहाँ पे चंबल नदी है और उसका सहायक नदियाँ बहती है। और वहाँ पे मिट्टी कैसी होती है दोस्तों? काली, कछारी और लाल मिट्टी पाई जाती है। तो और यहाँ पे संतरा, अफीम, कपास, गन्ना ये सब पैदा होता है। तो ये दोस्तों तो यहाँ पे जो सहायक नदी है वो काली सिंध नदी, चंबल नदी, परवन नदी और पार्वती नदी। परवन, पार्वती, काली सिंध। और इसकी ढाल कैसी है दोस्तों? ये ढाल पूछा जाता है। ढाल कैसी है? जो दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब ये चंबल नदी जो बहती है ना दोस्तों, वो दक्षिण से किधर बहती है? उत्तर की ओर, मतलब ऊपर की तरफ। दक्षिण ये है आपका मैप मैप ये इस तरह का है, तो ये आपका साउथ है, तो ऐसे ऊपर उत्तर की तरफ बहती है दोस्तों। तो चंबल नदी कैसे बहती है? उत्तर की तरफ बहती है। उत्तर की तरफ बहती है। यह पठारी भाग अरावली विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति है, मतलब ट्रांजिशनल बेल्ट है। ये कैसा है? कौन सा बेल्ट है दोस्तों? पठारी भाग। यह पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है, ट्रांजिशनल बेल्ट है। मतलब यही भाग है जो ट्रांजिशन करता है, मतलब एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांजिशन कराता है। कौन सा? ये पठारी भाग, ये विंध्याचल पर्वत। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पे आपका ये ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो यहाँ पे विंध्याचल है, तो इनके और इसके बीच में मतलब यहाँ से ट्रांजिशन होकर आपका फिर पर्वतीय प्रदेश अरावली पर्वत आता है। तो ये संक्रांति बेल्ट है, संक्रांति प्रदेश है, ट्रांजिशन बेल्ट बोलते हैं इसको। इस भूभाग के दो भाग हैं, विंध्यन कागर भूमि। देखिए दो भूमि में बांटा गया है इसको। कितने भूमि में बांटा गया दोस्तों? दो भूमि में बांटा गया है। विंध्यन भूमि, विंध्यन कागार भूमि। यह विशाल क्षेत्र बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ये जो विस्तार विंध्यन कागर भूमि और ये विशाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और दूसरा दक्कन का लावा पठार। तो दो है, विंध्यन कागर भूमि और दक्कन का लावा पठार। विंध्यन कागर भूमि और दक्कन का लावा पठार।
तो ये जो दो पार्ट में बांटा गया, किसको बांटा गया दोस्तों? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को विंध्यन कागर भूमि और दक्कन का पठार, लावा पठार, जो मैंने आपको बताया था मैप में कि दक्कन का पठार इधर नीचे है, साउथ की तरफ है थोड़ा, और उधर क्या बोलते हैं विंध्यन कागर भूमि इधर है। तो दोस्तों ये जो पार्ट है आपका, ये दो भागों में बांटा गया, किसको? दक्षिण पूर्वी पठारीय प्रदेश को। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी पठारी भाग में है। इस किसमें? दक्कन का लावा पठार, बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी पठारी भाग में। इस क्षेत्र में निर्माण में काम आने वाली पट्टियाँ व कातले तथा कोटा स्टोन बहुतायत में मिलते हैं। इस क्षेत्र में देखिए दोस्तों, कोटा स्टोन किधर मिलती है? बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में। यहाँ पे बूंदी जो कोटा स्टोन है ना, चमकीले पत्थर जो घरों में लगाते हैं अपन दोस्तों, कहाँ लगाते हैं? घरों में लगाते हैं जो कोटा स्टोन, वो कहाँ मिलती है? बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में, जो निर्माण में काम आती है। और आने वाली पट्टियाँ और कातले भी यहीं मिलता है, कोटा स्टोन जो पर्स पे लगाते हैं। यह पठारी भाग उत्तर पश्चिम में अरावली के, ये देखिए इसका फैलाव कैसा है दोस्तों, यह पठारी भाग उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। तो उत्तर पश्चिम में आपका अरावली पर्वत है ही है, और ऊपर माल का पठार एवं मेवाड़ का पठार इसी के भाग में है। तो ऊपर माल का पठार भी इधर ही है दोस्तों, ऊपर माल का पठार और मेवाड़ का पठार भी इसी भाग में है। तो ऊपर माल का पठार अपन आगे पढ़ेंगे, और मेवाड़ का भी पठार। मेवाड़ एरिया कौन सा है? उदयपुर वाला है, उदयपुर और इधर वाला मेवाड़ का पठार है दोस्तों। तो और भीलवाड़ा और इधर है ना आपका, ये ऊपर माल का पठार आता है दोस्तों। तो ये आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना आपको कि दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, इसको दो भागों में विभाजित किया है। ये है विंध्यन कागर भूमि और दक्कन का लावा पठार। ये है ना विशाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है दोस्तों। और इसमें ये यहाँ पे जो बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे कोटा स्टोन और कातले और पट्टियाँ मिलती है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। तो राजस्थान की प्रमुख पर्वत पहाड़ियाँ व पठार, ये इसको ध्यान से सुनना। इसके बारे में मैंने पहले भी क्लियर किया है दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि सबसे ऊंची तो गुरु शिखर चोटी है राजस्थान की, दूसरी शेर सिरोही, और तीसरा जरगा नहीं है दोस्तों, अब चेंज कर दिया गया। पहले तो जरगा था, अब दिलवाड़ा है। दिलवाड़ा वो भी सिरोही में पड़ता है। तो तीसरी भी सबसे ऊंची सिरोही में ही है, वो 1442 मीटर की है। ये तो 1722 मीटर की है, 1597 मीटर की है, और तीसरा जो है ना 1442 मीटर की है, वो दिलवाड़ा है दोस्तों, दिलवाड़ा। तो ये ध्यान रखनी है। तो राजस्थान के प्रमुख पर्वत व पहाड़ियाँ व पठार, इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अरावली की पहाड़ियों में माउंट आबू, ये देखिए पहाड़ियाँ अपन कवर कर रहे हैं। और अरावली की पहाड़ियों में माउंट आबू जो सिरोही में है स्थित राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ये बताया है आपको, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह हिमालय और पश्चिमी घाट की नीलगिरी के मध्य का सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो और एक जो मैंने बताया था शुरू में, जेम्स कर्नल टॉड, जिसने राजस्थान के बारे में जिक्र किया था अपनी एनल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो अपनी जो इसका ऐतिहासिक कृति है, उसमें कर्नल टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा है। किसको कहा है दोस्तों? गुरु शिखर को। ये मतलब ये जो सिरोही माउंट आबू को संतों का शिखर कहा है। इस कुछ पुस्तकों में इसकी ऊंचाई 1727 दी गई है, जो सही नहीं है, ये इसने बताया है दोस्तों। तो 1722 ही एक्चुअल है। शेर जो ये
1597 मीटर ऊंची, राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों जरगा। 1431 मीटर ऊंची राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो भोरठ के पठार में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? भोरठ के पठार में, जरगा जो उदयपुर में है। तो उदयपुर से ये भोरठ का पठार शुरू हुआ है उदयपुर में, तो उदयपुर में भोरठ का पठार है। तो दोस्तों तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा में है चोटी, वो सिरोही में ही पड़ता है। तो तीसरी अब चेंज हो गई है दोस्तों, आगे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अचलगढ़ सिरोही में ही है। तो ये 1380 मीटर ऊंची पर्वत श्रेणी है। क्या है? 1380 मीटर ऊंची पर्वत श्रेणी है। और रघुनाथगढ़, अचलगढ़ और रघुनाथगढ़ सीकर में ही है दोनों। ये सीकर में है और वो सिरोही में है दोस्तों। ये 1055 मीटर की है। और इसी तरह से खाओ 920 मीटर की है और तारागढ़ 873 मीटर की है। तो दोस्तों मेन तो आपको ये 3-4 है ना, ये चीज़ें याद रखनी है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ अभी अपन ने पढ़ा। कोटा व झालरा पाटन के बीच स्थित भूभाग का ढाल, भूभाग है जो का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण से उत्तर की ओर है मतलब नीचे से ऊपर की ओर है। और अतः चंबल नदी दक्षिण से उत्तर, अभी मैंने बताया था कि नीचे से ऊपर की तरफ बहती है चंबल नदी। कैसी बहती है? नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। तो ये आपको पता ही है कि ये नॉर्थ होता है, साउथ, ये ईस्ट वेस्ट। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहता है। मालखेत की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों? सिक्कर जिले में है। सिक्कर जिले में मालखेत की पहाड़ियों का स्थानीय नाम बोलते हैं मालखेत। और हर्ष की पहाड़ियाँ भी सिक्कर में है। मैंने आपको पहले शुरू मैप में बताता, जिस पर जीर्ण माता की प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। सुंडा पर्वत भीनमाल जालोर के निकट स्थित पहाड़ियाँ हैं, जिसमें सुंडा माता का मंदिर है। इस पर्वत पर 2008 के बाद पहला रोपवे प्रारंभ किया। रोपवे मतलब रोप के थ्रू रास्ता। रोप आपने कई बार देखा होगा, कई हिल स्टेशन पे वगैरह जाते हैं तो रोप लगी हुई, रोप मतलब रस्सी उस पे है ना ट्रॉली चलती है। तो दोस्तों ट्रॉली चलती है उसी मतलब रोप के रास्ते से आप रोप के थ्रू आप है ना मंदिर तक पहुंचते हो। तो यहाँ पे रोपवे स्टार्ट किया हुआ है दोस्तों। तो मलानी पर्वत श्रृंखला लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग, ये लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग, ये मलानी पर्वत श्रृंखला। तो लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग जो मुख्यतः जालोर बालोतरा के मध्य स्थित है, जो इसे मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों ये चीज मालानी पर्वत श्रृंखला है, वो क्या है? लूनी बेसिन है ना, जो लूनी जो बहती है, लूनी नदी जो बहती थी उसका जो अपवाह क्षेत्र है, जो उसका बेसिन है, वो उसका मध्यवर्ती घाटी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? मलानी पर्वत श्रृंखला कहते हैं दोस्तों। और ये जालोर और बालोतरा के मध्य स्थित है। जालोर और बालोतरा, आपको पता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। मेसा पठार 620 मीटर ऊंचा भाग है। कितना है दोस्तों? मेसा पठार 620 मीटर ऊंचा पठारी भाग है मेसा पठार, और जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। वो 620 मीटर ऊंचा पठारी भाग है जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला, मेसा पठार। तो चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? किस पर स्थित है? इसी पठारी मेसा की पठार पर। इसी तरह से आपका है ना 2-3 चीज़ और याद रखनी है, जैसे है ना त्रिकुट पहाड़ पर है ना आपका जैसलमेर का किला है, और है ना चिड़ियाकूट पहाड़ पर आपका मेहरानगढ़ किला है जो जोधपुर में है। तो मेहरानगढ़ किला किस पे स्थित है दोस्तों? मेहरानगढ़ चिड़ियाकूट पे स्थित है, आगे आएगा। चिड़ियाकूट पे मेहरानगढ़ किला, त्रिकुट पहाड़ी पे जैसलमेर किला स्थित है दोस्तों। तो ये कई बार पूछा जाता है कि त्रिकुट पहाड़ी पे जैसलमेर किला स्थित है और चिड़ियाकूट पहाड़ी पे आपका जोधपुर का मेहरानगढ़ किला स्थित है दोस्तों। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे अपन। तो उड़िया पठार ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है, और यह आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है।
तो ये भी उड़िया पठार कहाँ है, सीकर में है दोस्तों। आबू पर्वत, मेसा की पठार पर क्या स्थित है, चित्तौड़गढ़ किला, ये ध्यान रखना दोस्तों। और आबू पर्वत खंड का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। तो मतलब दूसरा ऊंचा पठार, पहला ऊंचा पठार तो आपका हो गया ये तो क्या बोलते हैं उड़िया पठार, और दूसरा है आपको दोस्तों आबू पर्वत, दूसरा है उड़िया पठार के बाद, जिसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर से अधिक है। और यह सिरोही जिले में ही स्थित है, और यहीं पर टॉड और हॉर्न रॉक स्थित है। दो तरह के रॉक होते हैं, टॉड रॉक और हॉर्न रॉक स्थित है दोनों। भोरठ का पठार किसको कहते हैं दोस्तों, आबू पर्वत खंड के राज्य का उच्चतम पठार, जो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। भोरठ का पठार कहाँ है दोस्तों, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच स्थित है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, मतलब उत्तर और पश्चिम में उदयपुर के गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच स्थित है भोरठ का पठार। ये ध्यान रखना है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच स्थित है उदयपुर में। और इसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। और जरगा पर्वत इसी पर है, जो राज्य का अब फोर्थ हो गया। जरगा पर्वत क्या हो गया दोस्तों, फोर्थ आती ऊंची चोटी हो गई। सबसे ऊंची चोटी फोर्थ नंबर की, तीसरे नंबर की दिलवाड़ा और पहले नंबर पे गुरु शिखर, और दूसरे नंबर पे शेर, और तीसरे नंबर दिलवाड़ा, चौथे नंबर पर जरगा चोटी, मतलब जरगा पर्वत पर जो चोटी है भाखर। अब भाखर क्या होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है। पूर्वी सिरोही में पड़ता है, क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक, स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। तो उबड़ खाबड़ कटक है, ये किधर है दोस्तों, ये सिरोही क्षेत्र के क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल, अरावली पर्वत का जो तीव्र ढाल वाली जो उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियाँ हैं, जो स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जानी जाती है दोस्तों। ये कई बार पूछा जाता है। तो अभी ये देखिए दोस्तों, ये जो है ना 6 सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ जो 9वीं क्लास में पुस्तक में दी हुई राजस्थान के अध्ययन में, गुरु शिखर पहले नंबर पे, शेर दूसरे नंबर, दिलवाड़ा आ गया दोस्तों तीसरे नंबर पे, जरगा चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे अचलगढ़, और छठे नंबर पे आबू। और अन्य चोटियों में कुंभलगढ़ की है 1224 की, कमलनाथ की पहाड़ी 1001 की, ऋषिकेश 1017, सज्जनगढ़ 938 और लीलागढ़ 874। तो सबसे छोटी 874 लीलागढ़ वाली है दोस्तों। और इसी तरह 6 में से आबू सबसे छोटा है 1295। तो जरगा, उसके बाद अचलगढ़, फिर ये अचलगढ़, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ नहीं है, अचलगढ़ ही है दोस्तों 5वें नंबर, और 6ठे नंबर पे आबू। तो गिरवा किसको दोस्तों, मैंने उदयपुर वाला जो क्षेत्र आया था इसको गिरवा भी कहते हैं। तो गिरवा दोस्तों, ये चीज़ आपको पता है कि गिरवा उदयपुर में है गिरवा। और किस क्षेत्र को, जहाँ पे तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला है। तस्तरी कैसा होता है दोस्तों, तस्तरी देखिए आपने, ऐसे गोल तस्तरी होती है, ऐसे प्लेट, जो घर में प्लेट होती है ना, इस तरह का जो आप आती, वो उसमें आपने देखा होगा, कोई मिल गया जो आती, वो है ना फिल्म ऋतिक रोशन की, जिसमें है ना वो जो एलियन आता है, तो वो तस्तरी थी, उड़न तस्तरी जिसको। तो उस तरह का पहाड़ है, जैसे ऐसा ऊपर से ढेर बना हुआ है, तो इस तरह का तस्तरी गोल होता है, पर ऊपर से चपटी होती है, मतलब ऊपर से गोल टाइप की तस्तरी टाइप की प्लेट टाइप की होती है दोस्तों। तो तस्तरी नुमा पहाड़ को गिरवा कहते, जो उदयपुर में है गिरवा कहते हैं, उदयपुर में है जो गिरवा कहते हैं स्थानीय भाषा में। तो ये गिरवा। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ दोस्तों क्या है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो अरावली पर्वत श्रेणियों का टाडगढ़ के समीप का भाग, जो मेरवाड़ा की मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करता है। देखिए दोस्तों, अरावली पर्वत, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ये जो है ना मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ये अरावली पर्वत श्रेणियों का टाडगढ़ के समीप का भाग है। तो ये जो अरावली पर्वत है ना, वो जो टाडगढ़ में जो अरावली पर्वत है, वहाँ पे जो भाग है ना, उसको मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं, जो
मारवाड़ के मैदान, जो मारवाड़ में जो मैदान पड़ता है वो, और मावाड़ के जो उच्च पठार है इनको अलग करता है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ क्या करता है, मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ की मैदान, मतलब मेवाड़ का पठार। मेवाड़ कहाँ है दोस्तों, उदयपुर। कहाँ है दोस्तों, तो उदयपुर। कहाँ है दोस्तों, उदयपुर। तो उदयपुर जो मेवाड़ वाला जो उच्च पठार है उसको अलग करती है, सेपरेट करती है। क्या करती है, मेवाड़ के पठार को और मारवाड़ के मैदान को मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ सेपरेट करती है। और ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ क्या है दोस्तों, ये है अरावली पर्वत का ही एक भाग है जो टाटगढ़ के समीप में है। टाटगढ़ में जो आती है अरावली पर्वत, उसको मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। और 56 की पहाड़ियाँ, वह नकोड़ा पर्वत, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, नाकोड़ा पर्वत, और जिसको 56 की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और ये बाड़मेर में है दोस्तों। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ये बाड़मेर में सिवाना पर्वत क्षेत्र में स्थित है। मुख्यतः गोलाकार होती है। कैसी होती है दोस्तों, गोल आकार में, मतलब बिल्कुल गोल होती है। ये तस्तरी नुमा नहीं है, गोल है और गोलाकार ऊंची होती है। तो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, नाकोड़ा के पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और 56, और यहाँ पे 56 क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये 56 पहाड़ियाँ थी, क्या बोलते हैं, 56 की पहाड़ियाँ। यहाँ पे भी 56 नदी नालों का यहाँ पे विशेष प्रवाह होती है, 56 नदी नालों का। आगे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि नाकोड़ा पर्वत और 56 की पहाड़ियाँ जो बाड़मेर में है, सिवाना पर्वत क्षेत्र में गोलाकार होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लासड़िया का पठार है ना, उदयपुर में जयसम्मत से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित व कटाफटा पठार है। विच्छेदित और कटाफटा पठार है। उदयपुर में जयसम्मत के आगे पूर्व की ओर विच्छेदित व कट्टा फट्टा पठार है, लासड़िया का पठार। तो ये कहाँ है दोस्तों, लासड़िया का पठार उदयपुर में है, वो जयसम्मत के आगे पूर्व की ओर। तो उदयपुर में आपका ये भी ध्यान रखना है कि लासड़िया का पठार कहाँ है दोस्तों, उदयपुर में। त्रिकुट पहाड़ी आपको मैंने बताया था कि जिसपे जैसलमेर किला बसा हुआ है। त्रिकुट की पहाड़ी जिसपे जैसलमेर किला बसा हुआ। ऊपर माल मैंने आपको बताया था चित्तौड़गढ़ के भैंसोड़गढ़ से भीलवाड़ा की बिजोलिया तक का पठार है। मैंने बताया था ना कि भीलवाड़ा भीलवाड़ा में है ऊपर माल का पठार। तो ये जो है ना पठारी भाग, रियासत काल में इसको ऊपर माल कहते थे। जो ये पठार है ना दोस्तों ऊपर माल का, वो चित्तौड़गढ़ से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ से के भैंस रोड जो भैंस चलती है ना, वो रोड गढ़, मतलब भैंस रोड गढ़ से चित्तौड़गढ़ के भैंस रोड गढ़ से भीलवाड़ा की बिजोलिया तक, भीलवाड़ा के बिजोलिया जो बिजली आती है, बिजोलिया तक का पठारी भाग रियासत काल में, मतलब जब राजाओं का राज्य था उस समय ऊपर माल के नाम से जाना जाता था इसको। तो ये पठार है एक, जो आपका चित्तौड़गढ़ में और चित्तौड़गढ़ से कहाँ तक फैला हुआ है, भीलवाड़ा तक। अब ये चिड़ियाकूट की पहाड़ी जो मेहरानगढ़ किला इसी पर स्थित है, जोधपुर का। ये पता ही आपको कि मेहरानगढ़ किला में एक बार हादसा हुआ था जिसमें भड़दंग मची थी। जो मेहरानगढ़ माता के दर्शन के लिए आए थे सुबह 4 बजे, जिसमें काफ़ी लोग मर गए थे। तो दोस्तों यही वो किस पहाड़ी पे बसा हुआ है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बसा हुआ मेहरानगढ़ का किला। आगे चलते हैं दोस्तों। तारागढ़ अजमेर और नागपहाड़ अजमेर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तारागढ़ जो अजमेर में है, और नागपहाड़ वो भी अजमेर में है। तो ये मध्य अरावली जो पर्वत है उसके मध्य में तारागढ़ और नागपहाड़ जो अजमेर और ये दोनों अजमेर में ही पड़ती है।
आड़ा वाला पर्वत, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये बूंदी जिले में दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आड़ा वाला पर्वत कहाँ है दोस्तों? बूंदी जिले में स्थित है। भैराच एवं उदयनाथ, ये अलवर में स्थित पहाड़ियाँ हैं, भैराच और उदयनाथ, तो अलवर में है दोस्तों। ये अलवर से रिलेटेड, अलवर का इम्पोर्टेंट पहाड़ी है, ये अलवर में स्थित है, भैराच व उदयनाथ। और मगरा, मगरा आपको पता है उदयपुर का वह भाग उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग है। मगरा आपको मैंने बताया था, जब मैप में बताया था शुरू में। यहीं पे जरगा पर्वत चोटी स्थित है। जरगा पर्वत चोटी आपको पता है उदयपुर में है। और वो मगरा, जो मगरमच्छ वाला जो मैंने बताया था, मगरा उदयपुर, याद करने के लिए, उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग है दोस्तों। खो और बाबाई, ये पूछा जाता है, जयपुर जिले में स्थित पहाड़ियाँ हैं, तो जयपुर में खो और बाबाई पहाड़ियाँ हैं, खो और बाबाई। तो दोस्तों आगे चलते हैं, खो और बाबाई जयपुर में पहाड़ियाँ। डोरा पर्वत दोस्तों, क्या नाम है? डोरा पर्वत 1869 मीटर ऊंची है, जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र में जालोर में स्थित है। सॉरी दोस्तों, जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र जालोर में स्थित है। तो जालोर में जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र है, तो उसी में वहाँ पे भी डोरा पर्वत स्थित है। रोजा भाकर, रोजा भाकर और इसराना भाकर, रोजा भाकर और इसराना भाकर, और एवं झरोला की पहाड़, कहाँ? झारोला का पहाड़, ये सभी जालोर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। ये तीन चीज ध्यान रखें, डोरा पर्वत, रोजा भाकर, इसराना भाकर एवं झारोला पहाड़, ये कहाँ है दोस्तों? जालोर में है। कहाँ है दोस्तों? इंपॉर्टेंट ये है कि ये जालोर में है। और नाल, नाल क्या होता है दोस्तों? अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ क्षेत्र में स्थित तंग रास्तों का स्थानीय भाषा में नाल कहते हैं। जो दर्रे होते हैं ना दोस्तों, इसको नाल भी कहते हैं, जिससे रास्ता एक स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने का जो रास्ता होता है, तंग रास्ते मतलब भीड़ भाड़ वाला जो रास्ता है, इनको नाल कहते हैं। और ये स्थानीय भाषा में नाल कहते हैं। जो मेवाड़ किसको कहते हैं दोस्तों? पता ही आप लोगों को, उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ क्षेत्र में स्थित है, अरावली श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो मेवाड़ की प्रमुख नाले कौन कौन से दोस्तों? मेवाड़ की प्रमुख नाले हैं जिलवा का नाल, सोमेश्वर की नाल और हाथीगुड़ा का नाल। तो हाथीगुड़ा का नाल, सोमेश्वर का नाल, जिलवा का नाल, जो पागलिया नाल से भी जब बोलते हैं, जिलवा का नाल, सोमेश्वर का नाल, हाथीगुड़ा का नाल। तो यह मारवाड़ से मेवाड़ में आने के लिए रास्ता प्रदान करती है। कहाँ से आती है? मारवाड़ से, मतलब मारवाड़ आपका कौन सा है? जोधपुर और पाली। मारवाड़ से मेवाड़ उदयपुर में आने की रास्ता प्रदान करती है। और देसूरी से कुछ मील उत्तर में स्थित विकट तंग दर्रा है। ये देसूरी से कुछ मील उत्तर में, मतलब ऊपर की तरफ स्थित विकट तंग दर्रा है। और हाथीगुड़ा की नाल क्या है? देसूरी से दक्षिण में है। ये तो किधर है? साउथ में, मतलब नीचे की तरफ। ये हाथीगुड़ा और सोमेश्वर उत्तर की तरफ है देसूरी से। और 5 मील दूरी पर स्थित नाल है। कुंभलगढ़ का किला इसी नाल के नज़दीक है। कुंभलगढ़ का जो किला है ना दोस्तों, इसी नाल के नज़दीक है, मतलब इसी दर्रे के नज़दीक है। ब्यावर, आगे चलते हैं। ब्यावर तहसील में अरावली के 4 दर्रे हैं। ब्यावर तहसील में ना अरावली के 4 दर्रे हैं दोस्तों। तो ब्यावर आप लोगों को पता ही है, ब्यावर तहसील में अरावली के 4 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रा है? बर का दर्रा, अरावली पर्वत के दर्रे, परवेरिया का दर्रा, शिवपुर घाट का दर्रा, परवेरिया का दर्रा, बर का दर्रा और सूरा घाट दर्रा। कौन सा दोस्तों? सूरा घाट दर्रा। तो परवेरिया का दर्रा, शिवपुर घाट का दर्रा, परवेरिया का बर का दर्रा। और जसवंतपुरा का पहाड़ियाँ आपको मैंने बताया था कि जालोर में आबू क्षेत्र के पश्चिम में जालोर तक की स्थित पहाड़ियाँ आबू क्षेत्र के पश्चिम में है दोस्तों, मतलब ये इधर क्या बोलते हैं आपके लेफ्ट में मतलब वेस्ट में, पश्चिम में जालोर की तक की स्थित पहाड़ियाँ। डोरा पर्वत चोटी यहीं स्थित है। आपको मैंने बताया था जालोर में डोरा पर्वत, ये आपको मैंने बताया था डोरा पर्वत, रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला पहाड़
ये सब कहाँ है दोस्तों? जालौर में। तो इसी क्षेत्र में जालौर में रोजा भाकर, इसी क्षेत्र में रोजा भाकर, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ में इसराना भाकर, झारोल पहाड़ स्थित है। अब दोस्तों आपका ये जो आपका ये पहाड़ियाँ हो गई, पठार हो गए। अब जो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ इन पर नज़र डालते हैं दोस्तों, ये भी कई बार काम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह में। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान पाकिस्तान के सीमा सहारे सारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक विस्तृत है। यह मरुस्थलीय विश्व का एकमात्र मरुस्थल है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के द्वारा निर्मित है। तो दक्षिण पश्चिमी मतलब नीचे से, किधर? नीचे से, ये दक्षिण से ऊपर जो बंगाल अरब सागर की जो खाड़ी है, अरब सागर है ना, वहाँ से जो मानसून निकलती है वो ये अरावली पर्वत इधर है तो इसके पैरेलल निकल जाती है और इसी से ये यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण होता है और जो सीधी उत्तर में चली जाती है दोस्तों। तो ये आप लोगों को पता है, इंडिया के मैप से आप समझ सकते हैं कि ये देखिए दोस्तों, मैं इधर बनाता हूँ, ये देखिए आपका ये है आपका इंडिया, ये ऐसे इंडिया है और ये मैं आगे इधर बता रहा हूँ। तो ये आपका इधर नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे आपका है अरब सागर। तो अरब सागर से जो यहाँ पे राजस्थान है आपका, तो अरब सागर और यहाँ पे ये अरावली पर्वत ऐसे है। तो आपका अरब सागर से जो मानसून निकलेगी ना दोस्तों, ये सीधा ऐसे ऐसे होते हुए और ये सीधा उत्तर में चली जाती है। तो ये उत्तर में चली जाती है दोस्तों। तो ये उत्तर में चली जाती है मतलब यहाँ से आपका ये जो अरावली पर्वत वो इधर आने नहीं दी, फैलने दी नहीं दी राजस्थान में। तो यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण होता है। तो यहाँ बहुत कम वर्षा होता है दोस्तों। अब मानसूनी हवाएं सीधी निकल जाती है तो वर्षा नहीं होने देती है दोस्तों। तो ये जो निर्माण होता है मरुस्थलीय प्रदेश आती, ये किसके वजह से होता है दोस्तों? दक्षिणी पश्चिमी मतलब दक्षिण ये यही है, साउथ है आती है, साउथ ये है, ये नीचे साउथ है और ये पश्चिम है मतलब वेस्ट है। दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से निकलती है दोस्तों ऐसे। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान पाकिस्तान के सीमा के सारे, इधर आपका पता ही है कि पाकिस्तान है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? पाकिस्तान, जो ये इंडिया का बॉर्डर यहाँ पे पाकिस्तान है। तो आपको पता ही है इस चीज़ को, मैं आप सारे लेक्चर देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्लियर होता चला जाएगा। अब दोस्त खादर किसको कहते हैं दोस्तों? खादर इंपॉर्टेंट है। खादर है चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरी खड्ड युक्त बीहड़ भूमि को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं दोस्तों। जो चंबल बेसिन है ना, जो चंबल नदी बहती थी, तो उसमें वो क्या है ना, कई जगह पे गहरी गहरी खड्डे हो गए हैं, 30 मीटर से 5 मीटर के खड्डे बन गए हैं और उस भूमि को क्या कहते हैं? बीहड़ भूमि या खादर कहते हैं दोस्तों। तो जब नदी बहती है ना दोस्तों, तो उसमें कई जगह पे बहुत गहरी गहरी खड्डे हो जाते हैं। तो उन खड्डों को क्या कहते हैं? खादर। खड्डे को क्या कहते हैं? खादर। तो ये चंबल नदी की बेसिन में है। धोरे आपको पता है कि राजस्थान के रेत के टीलों को धोरे कहते हैं जो लहरदार होती हैं। बरखान आपको मैंने पहले भी बताया, बरखान जो अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं, अर्धचंद्राकार मतलब इस तरह का, ऐसे अर्धचंद्राकार। तो अर्धचंद्राकार टीला होता है ये दोस्तों। तो अर्धचंद्राकार टीला होता है। और यहीं पे आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ऐसा चंद्राकार टीला जो बनता है ना दोस्तों ऐसे, तो यहाँ पे झील का निर्माण हो जाता है। कई बार पानी बारिश में इकट्ठा होता है और झील का निर्माण, जिसको पपैया झील कहते हैं, पपीता वाला पपैया झील। तो पपैया झील जो, क्योंकि ये पपीते का आकार का होता है इसलिए पपैया झील का निर्माण हो जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसी को बरखान भी कहते हैं। बरखान ये अर्धचंद्राकार जो बालिका स्तूप है उसको बरखान कहते हैं। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे अति गतिशील होते हैं। और दोस्तों इन जैसे ना बालिका स्तूप होते हैं ना, कई जगह ऐसे ऐसे बालिका स्तूप होते हैं, इनके बीच में जो जगह होती है यहाँ पे पानी भरता है, यहाँ पे दलदल का निर्माण हो जाता है दोस्तों कई बार, गीली मिट्टी का, जिसको आपको है ना ये आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पपैया झील को आपको मैंने बता दिया। तो रेगिस्तान में रेत के अर्धचंद्राकार बड़े बड़े टीले हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते रहते हैं, गतिशील होते हैं दोस्तों। लघु मरुस्थल
तो महान थार मरुस्थल का पूर्वी भाग जो कच्छ से बीकानेर तक फैला हुआ है। तो पूर्व में जाएंगे तो मरुस्थल थोड़ा कम होता जाता है, जिसको लघु मरुस्थल भी कहते हैं। लूनी बेसिन कहाँ से कहाँ तक का फैला हुआ है दोस्तों, ये चीज़ मैंने पहले भी बताया। अजमेर के दक्षिण पश्चिम से, कहाँ से है दोस्तों, अजमेर के दक्षिण पश्चिम से अरावली श्रेणी के पश्चिम में विस्तृत लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र को लूनी बेसिन कहा जाता है। आपको मैंने पहले बताया, तो बेसिन किसको कहते हैं, किसी भी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है ना, उसको बेसिन कहते हैं। और जिस नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो आपका लूनी बेसिन, मतलब उस नदी के नाम और बेसिन से बनता है। तो बेसिन क्या होता है बेसिकली दोस्तों, किसी भी नदी का प्रवाह क्षेत्र को बेसिन कहते हैं। जो जिस क्षेत्र से वो बहती है ना, उसको बेसिन कहते हैं। तो ये लूनी बेसिन, तो जो लूनी बेसिन है वो दक्षिण पश्चिम से अजमेर के दक्षिण पश्चिम से अरावली श्रेणी के पश्चिम में विस्तृत लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र लूनी बेसिन कहलाता है। तो लूनी बेसिन का प्रवाह क्षेत्र आपको पता ही चल गया कि अरावली श्रेणी के पश्चिम तक विस्तृत है, ये फैला हुआ है मतलब। तो ये दोस्तों बीहड़ भूमि या कंदराएं, बीहड़ भूमि और कंदराएं। तो बीहड़ भूमि और कंदराएं क्या होती है, जो चंबल नदी के द्वारा, अभी मैंने बताया बीहड़ भूमि जो खड्डे जो चंबल नदी बहती है उसमें भारी कटाव होता है। जो चंबल नदी जब बहती है ना दोस्तों, उसके प्रवाह के कारण भारी मात्रा में मिट्टियों का कटाव हो जाता है, जिससे गहरी घाटियां बन जाती है। और सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहाँ दोस्तों, धौलपुर में। और राजस्थान व मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले भिंड, मुरैना और धौलपुर में ये कंदराएं खूब होती है, जिसको कंदराएं या बीहड़ भूमि कहते हैं, जिसमें गड्ढे होते हैं जो 30 और 5-5 मीटर के गड्ढे बन जाते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था चंबल बेसिन वाले। तो खादर, जिसको खादर और कंदराएं बोलते हैं। चंबल नदी के द्वारा मिट्टी के भारी कटाव के कारण प्रवाह क्षेत्र में बन गई गहरी घाटियां। और राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि धौलपुर जिले में है, धौलपुर जिले में है। और ये चीज़ में अपन ने पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। खड़ीन क्या होता है दोस्तों, खड़ीन होता है जैसलमेर के उत्तर दिशा में बड़ी संख्या में स्थित पलाया झीलें, जो प्रायः निम्न कागारों से घिरी रहती है। पलाया झीलें आपको मैंने बताया कि जो अर्धचंद्राकार दोस्तों, अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपें हैं, उनके बीच में पानी इकट्ठा होके, अभी मैंने बताया था कि अर्धचंद्राकार जो बालुका स्तूपें होती हैं, जिसको बरखान कहते हैं, पानी इकट्ठा हो के यहाँ पे पपैया झील का निर्माण हो जाता है। तो ये इनको क्या कहते हैं दोस्तों, खड़ीन। इनको खड़ीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, खड़ीन। तो खड़ीन किसको कहते हैं दोस्तों, ये जैसलमेर के उत्तर दिशा में बड़ी संख्या में स्थित पलाया झीलें, मतलब ये जो झील है ना दोस्तों, यहाँ पे खूब सारे झीलें हैं। तो खूब सारे झीलों को खड़ीन कहते हैं। पपैया झीलें के समूह को, मतलब उसका ग्रुप को क्या कहते हैं, पपैया झीलें के ग्रुप को खड़ीन कहते हैं। तो धरियन क्या दोस्तों, धरियन क्या है, जैसलमेर जिले के ऐसे भूभाग में जहां आबादी लगभग नग्न है अब और स्थानांतरित बालुका स्तूपों का स्थानीय भाषा में धरियन कहते हैं। जैसे जैसलमेर में कई ऐसी जगह पे जहाँ पे आबादी बिल्कुल है ही नहीं, उस क्षेत्र में जो बालुका स्तूप होते हैं उनको धरियन कहते हैं दोस्तों। बागड़ आपको पता है, ये बागड़ किसको कहते हैं दोस्तों, बागड़ है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के क्षेत्र को बागड़ कहते हैं। और बांगड़ किसको कहते हैं दोस्तों, ये मैंने बताया था, यह अरावली पर्वत व पश्चिम मरुस्थलीय के मध्य का भाग है। जो मैंने अभी बताया था कि जो अरावली पर्वत है ना दोस्तों, अपना मैप इस तरह से है जो, तो यहाँ पे तो थार मरुस्थल है, ये वाली पहला। दूसरे नंबर पे आपका ये बांगड़ वाला आता है। फिर तीसरे नंबर पे अरावली पर्वत आता है। तो ये जो बीच वाला है ना दोस्तों, इनके मध्य में आपका क्या है, बांगड़ है, बांगड़ क्षेत्र आता है, वांगड़ क्षेत्र। ये बांगड़ है और ये वागड़ है। तो वागड़ और बांगड़ में डिफरेंस समझिए। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। और बांगड़ किसको कहते हैं दोस्तों, ये मुख्यतः झुंझुनू, सीकर व नागौर जिले में विस्तृत है। ये कहाँ पे है दोस्तों, झुंझुनू, सीकर, नागौर जिले में स्थित है। छप्पन के मैदान आपके मैंने बताया था, 56 की पहाड़ियाँ और 56 के मैदान बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के बीच में माही बेसिन है ना दोस्तों, यहाँ पे 56 ग्राम समूहों का क्षेत्र है।
जो 56 नली नालों का प्रवाह क्षेत्र है। 56 के मैदान मतलब 56 नली नालों का प्रवाह क्षेत्र है ये। तो दोस्तों ये याद रखना। पिडामांट, पिडमांट, पीटना और मारना, पिडमांट मैदान, 56 का मैदान और पिडमांट का मैदान। ये पिडमांट का मैदान अरावली क्षेत्र में देवगढ़ के समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियों जिनके बीच उच्च भूभाग टीले नुमा है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? पिडमांट। पीटना और मारना, पिडमांट मैदान। तो अरावली क्षेत्र में देवगढ़ के समीप है। कहाँ दोस्तों? देवगढ़ के, अरावली क्षेत्र में देवगढ़ के समीप स्थित पृथक अलग निर्जन पहाड़ियाँ हैं, निर्जन पहाड़ियाँ हैं। ये क्या है? पिडमांट मैदान क्या है? निर्जन पहाड़ियाँ जिसके उच्च भूभाग टीले नुमा है, इसको क्या कहते हैं? पिडमांट का मैदान, पिडमांट मैदान। बिजासन का पहाड़, ये आपको बताया था आपको दोस्तों। बिजासन का पहाड़ मांडलगढ़ कस्बे में है, मांडलगढ़ कस्बे में है बिजासन का पहाड़। बिजासन का पहाड़ मांडलगढ़ कस्बे के पास स्थित है। विंध्याचल पर्वत आपका राजस्थान के दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल पर्वत जो आपका साउथ में नीचे की तरफ आपका मध्य प्रदेश है, वहीं पे दक्षिणी पूर्व में बॉर्डर पर राजस्थान के विंध्याचल पर्वत है। रण किसको कहते हैं दोस्तों? ये रण, अभी मैंने बताया था कि रण इम्पोर्टेंट है। ये जो कई बार तो दोस्तों जो बालिका स्तूप है उनके बीच में तो पपैया झील बनती है अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप के बीच में, पर है ना कई जगह जो बालुका स्तूप, कई सारे बालुका स्तूप होते हैं ना दोस्तों, तो उनके बीच में जो जगह होती है उसमें क्या पानी भर जाते हैं, तो उसमें अस्थायी झील भी बनते हैं और दलदली भूमि बन जाती है, जिसको रण कहते हैं दोस्तों। तो मतलब बालुका स्तूपों के बीच में जो पानी भरने की वजह से कई बार झील बनते हैं और कई बार दलदल बनते हैं, उनको रण कहते हैं। लाठी सीरीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाठी सीरीज क्या है दोस्तों? जो जैसलमेर में जो पोखरण है ना, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में जो जमीन के अंदर एक चौड़ी पट्टी है और वो जल की पट्टी है और कहाँ तक है? जो मोहनगढ़ तक, जैसलमेर में पोखरण से दोस्तों मोहनगढ़ तक की जल की पट्टी है, वो पाकिस्तानी सीमा के सारे एक भूगर्भीय जल चौड़ी पट्टी है, भूगर्भीय जल की पट्टी है, जिसमें उपयोगी सेवन घास अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो जल की चौड़ी पट्टी है ना, इसको ही क्या कहते हैं? पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में जल की जो चौड़ी भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है उसको लाठी सीरीज कहते हैं। लाठी सीरीज किसको कहते हैं दोस्तों? इस समझ में आ गया आप लोगों को? लाठी सीरीज भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी जो आपका पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में है, पाकिस्तान से सीमा से लगते जब मूव करते हैं तो ये लाठी सीरीज हो गया दोस्तों। कुब्बड़ पट्टी नागौर जिले से अजमेर जिले के कुछ क्षेत्रों में भूगर्भीय पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ के निवासियों को हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, स्पीड झुक जाती है, इसलिए इसे कुब्बड़ पट्टी कहते हैं दोस्तों। ये भी भूगर्भीय जल ही है और ये राजस्थान के नागौर जिले एवं अजमेर के कुछ जिलों के बीच में है दोस्तों। भूगर्भीय जल पट्टी है और क्योंकि इसमें कुब्बड़ पट्टी इसलिए कहते हैं दोस्तों कि इस पानी में क्या होता है? फ्लोराइड मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे यहाँ के लोगों में हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, इसलिए इनको हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है कुब्बड़ के समान, इसलिए कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। और ढांड या थली क्या है दोस्तों? ढांड या थली बरखान बालुका स्तूपों की दोनों भुजाओं के बीच की वायु रगड़ से बने गर्त को स्थानीय भाषा में थली, और इसमें पानी भरने से पलाया झील का निर्माण होता है। ये दोस्तों ये चीज़ें है ना, आपको बताया था अर्धचंद्राकार वाला, ये अर्धचंद्राकार जो होता है उसमें इसको बरखान बोलते हैं। इसमें क्या है? पानी भर जाता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे पपैया झील का निर्माण होता है। इसी को क्या कहते हैं? बरखान बालुका स्तूपों की दोनों भुजाओं के बीच वायु रगड़ से बनी गर्त, ये इसको गर्त कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ये जो जगह बनती है ना बीच में, जो अर्धचंद्राकार जो बनाता है, इसको गर्त कहते हैं। तो गर्त को स्थानीय भाषा में यहाँ पे इसको ही थली कहते हैं।
इस गर्त को क्या कहते हैं दोस्तों? थली। क्या कहते हैं दोस्तों? थली कहते हैं। तो थली आपको समझ में आ गया। अब बग्घी। बग्घी क्या है दोस्तों? घग्गर मैदान में पाए जाने वाले समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी को स्थानीय भाषा में काठी भी कहते हैं और बग्घी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बग्घी और काठी। ये इंपॉर्टेंट है। बग्घी और काठी किसको कहते हैं दोस्तों? बग्घी कहते हैं। बग्घी एक ये है ना घग्गर मैदान में। घग्गर मैदान किधर है दोस्तों? हनुमानगढ़ और गंगानगर में। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान है, उसमें उपजाऊ मिट्टी मिलती है, उपजाऊ चिकनी मिट्टी मिलती है, उपजाऊ और चिकनी मिट्टी मिलती है, जिसको बग्घी कहते हैं और उसको काठी भी कहते हैं। और मैरा। मैरा दोस्तों हनुमानगढ़ के उत्तरी इलाके में पाया जाता है। पीले रंग की मिट्टी होती है, पीले रंग की चिकनी मिट्टी जो जल सोखने की क्षमता रखता है, उसको मैरा कहते हैं। ये भी मिट्टी का एक प्रकार है। बग्घी भी एक मिट्टी का प्रकार है। और यहाँ पे जालोड़ मिट्टी भी मिलती है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और सांबर झील, ये सांबर झील आपका आती जयपुर में है दोस्तों। और ये एक आंतरिक जल प्रवाह का अच्छा उदाहरण है। सांबर झील में आप जाओगे ना, देखोगे ना दोस्तों, तो ऊपर पानी नहीं बहता है, इसके अंदर अंदर जल प्रवाह होता है, इसलिए ये यहाँ पे आंतरिक जल प्रवाह का उदाहरण है। मतलब सांबर झील में जल है ना आंतरिक अंदर ही बहते हैं। वैदिक सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में। अब देखिए दोस्तों, वैदिक सरस्वती नदी का उल्लेख मतलब पुराने टाइम का वैदिक सरस्वती नगर का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें 3 और 2 मंडल में मिलता है। ये याद रखने वाली बात है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट है 3C छोटी गांव। तो एक ये दोस्तों याद रखना आप लोग, 3C छोटी गांव, ये श्री गंगानगर से 12 किलोमीटर दूर स्थित गांव, जो 12 किलोमीटर दूर स्थित गांव है, जो देश का पहला नियोजित रूप से बसा हुआ गांव है। क्या है दोस्तों? देश का पहला गांव श्री गंगानगर से 12 किलोमीटर दूर। गंगानगर से कितनी किलोमीटर दूर है दोस्तों? 12 किलोमीटर दूर गांव है, जो देश का पहला नियोजित रूप से बसा हुआ गांव है। ये इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों नियोजित रूप से बसा हुआ गांव है ना, वो देश का है, मतलब पूरा इंडिया का देश का पहला नियोजित रूप से बसा हुआ गांव कौन सा है दोस्तों? 3C छोटी गांव। 3C छोटी गांव दोस्तों। तो आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो, मैं बुक से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। बुक आप है ना, बुक में कोई भी चीज़ पीछे नहीं छूट जाती है, आपको एक एक पार्ट कवर हो रहा है दोस्तों। तो आपको इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि दोस्तों आप बुक जब पढ़ेंगे तो आपको नोट्स की तरह लगेगा, बहुत आसानी से एक बार में ही सारी टॉपिक और सब कुछ कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो 1-2 बार आप पढ़ेंगे बुक को तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा राजस्थान जी के, और कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका पीछे नहीं छूटेगा दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा दोस्तों, और सब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाएगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।